टर्की और सीरिया भूकंप के बाद के हालात वहां पर बुरी तरह से प्रभावित हैं, हाल बेहाल है। दोनों देशों में अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और जिन लोगों की जान बची है उनके लिए भी जिंदगी आसान नहीं रह गई है वहां, क्योंकि बेघर हुए लोग कड़कड़ाती ठंड में किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। उधर मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम भी लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम के लिए जिंदगी अब चमत्कार ही दिखा रही है, जब 5 दिनों के बाद भी कंक्रीट में दबे लोग जिंदा निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं भारत की तरफ से लगातार मदद, राष्ट्रपति एर्दोआन की नजर में रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन मलबे से निकल रही है अभी भी जिंदगी। राहत बचाव का काम जारी है और बेजुबानों पर भी काफी असर पड़ा है। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत ने भी एनडीआरएफ की कई टीमें वहां पर भेजी है। भारतीय सेना ने अस्पताल खोला है और टर्की के लोग भारत को धन्यवाद दे रहे हैं। 5 दिनों के बाद भी लोग मिल रहे हैं, जो कि कभी ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहां पर बहुमंजिला इमारत हुआ करते थे, चमचमाते, लेकिन अभी वो जमींदोज हो चुके हैं और उस मलबे में लोगों को निकालने का काम जारी है। जिंदगी की तलाश चल रही है, ये ऑपरेशन जिंदगी है। और 2 बच्चे अभी निकाले गए हैं कई दिनों के बाद से। 2 तस्वीरें, मलबे में जिंदगी की तलाश, दूसरी तरफ हर तरफ तबाही के ही निशान, बर्बादी का मंजर। इस जगह पर कभी आशियाना हुआ करता था, लेकिन वो अभी धाराशायी है, जमींदोज हो चुका है। और इसी के नीचे लोगों की तलाशी भी आपको हम दिखा रहे हैं। वहां से एक रिपोर्ट, गौरव सावंत हमारे सहयोगी टर्की में ही मौजूद हैं, किस तरह के हालात है दिखाते हैं। करामामराश, जिसे तुर्की में आए भूकंप का एपिसेंटर केंद्र माना जा रहा है, उसमें ये किसी चमत्कार से कम नहीं। 5 दिनों तक इस मलबे में दबे रहने के बाद 3 भाई बहन को जीवित इस मलबे में देखा गया। और जैसे ही इमरजेंसी वर्कर्स ने कहा कि उन्होंने बच्चों को जीवित देखा है, तो यहाँ सब काम रुक गया। सेना यहाँ आ गई, पुलिस यहाँ आ गई, एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई, डॉक्टर यहाँ आ गए। वो एक इमरजेंसी ओटी एक तरह से यहाँ तैयार किया गया कि किसी भी तरह उन बच्चों को सुरक्षित जैसे ही बाहर निकाल ले उनका इलाज हो सके। और कई घंटों की मेहनत के बाद अभी देर रात हाड़ कपाने वाली सर्दी में 0 से 2 डिग्री तापमान इस समय कम है। और ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि इन्होंने यहाँ ह्यूमन चेन बनाई, और ये बनाने के लिए ताकि कोई ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट ना हो। और ये पुलिस वाले भी यहाँ तैनात है, सेना भी यहाँ तैनात है, एड वर्कर्स भी यहाँ तैनात है, और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आप ये देखिए, अब उस बच्चे का इलाज अंदर चल रहा है। 5 दिन बिना खाने पानी के इस हाड़ कपाने वाली सर्दी के में रहने के बाद स्थिति कैसी है वो तो केवल डॉक्टर बता पाएंगे, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, करामामराश, तुर्की, आज तक। और तुर्की के लिए भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और भारत कर रहा है लगातार मदद। ये आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम है, भारतीय एनडीआरएफ की टीम, और लोगों की मदद के लिए वहां पर पहुंची हुई है। साथ ही सेना ने अस्पताल भी तैयार किया है जहां इलाज चल रहा है। कई लोगों को जीवन दिया गया है। तबाह शहर, सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान, तलाशी, लोगों की जीवन बचाने की ये मुहिम है, मासूमों की बची जान। और किस तरह से धीमा काम है, राष्ट्रपति नाखुश, लेकिन भारत किस तरह से मदद कर रहा है, हमारे सहयोगी गौरव सावंत की रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, आप समझिए। हम लोग इस समय एनडीआरएफ की टीम के साथ हैं और वो लोग जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रही है, जूली और रोमियो स्निफर डॉग स्क्वाड का हिस्सा है और यहाँ पर जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, जूली और रोमियो की भूमिका के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? कभी जो इन्होंने रेस्क्यू किया है तो हमने इंडिकेट किया उसके बाद तो मतलब ऐसा हो रहा है कि जहाँ भी लोगों को डाउन किया तो ऐसे वाइट स्पेस दिख रहे थे, तभी के सभी सबको जूली का नाम भी याद है। जूली का नाम, ये जूली है और जूली का नाम यहाँ सबको इसलिए याद आ रहा है रोमियो के साथ, क्योंकि जूली ने ही उस 6 साल की बच्ची को सूंघ कर ये आभास लगाया। क्या नाम है आपका, कैसे जूली ने किया? पहले उसने गाँव को छोड़ा था, तो छुट्टी के साथ ही लाइफ सेंड किया, तो फिर उसके बाद दोबारा उसने डॉग को छोड़ा कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन भी कंफर्म किया इसने। उसके बाद मैंने अपने सीनियर कमांडर को बताया कि लाइफ की संभावना है,
तो पहले जूली गई और फिर इसको रोमियो को भेजा गया। पहली बार में जूलियो गए, जूली ने लाइव विक्टिम फ्रेंड का इंडिकेशन दिया। उसके बाद में मैंने रोमियो को भेजा, रोमियो ने जाके कंफर्म किया कि यहाँ पे लाइव विक्टिम फ्रेंड का इंडिकेशन दिया है। फिर हमने आगे आला अधिकारी को बताया, जाके उन्होंने निर्देश दिया। अब स्थिति ये है कि यहाँ पर बहुत से लोग अलग अलग कंट्रीज के, जहाँ उनको लगता है कि अगर लाइफ है तो वो जूली और रोमियो को तलाशते रहते हैं। और आपको यह भी बता दें, देखिए आज तक देश का अकेला ऐसा चैनल है जो भूकंप प्रभावित टर्की के 4 शहरों से तबाही से लेकर रेस्क्यू तक की हर खबर, हर तस्वीर आप सभी तक पहुंचा रहा है। ठीक 10:30 बजे आप देखना ना भूलें हमारे खास पेशकश 6 दिन बाद चमत्कार, मौत की हार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। देखिए जमीयत हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम को बाहरी बताना गलत है। भारत जितना मोदी या भागवत का है उतना ही मदनी का भी है। मदनी ने कहा कि ये धरती खुदा के सबसे पहले पैगंबर अब्दुल बशर सैदाला आलम की जमीन है, इसलिए इस्लाम को बाहरी कहना गलत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम सबसे पुराना मजहब है, अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और जब बयान आया तो प्रतिक्रिया भी लाजमी थी। तो इस्लाम सबसे पुराना मजहब, ये कहना है मदनी का। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको हम सुनवाते हैं, जरा सुनिए। इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत। तो मदनी को तो आपने सुन लिया, लेकिन कुछ वक्त पहले आपको याद होगा संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय हुसबोले ने क्या कुछ कहा था, जरा उनको भी हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। सत्य हाच ईश्वर आहे, ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। और खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई और त्रिपुरा की, क्योंकि पीएम मोदी आज से मिशन त्रिपुरा की शुरुआत करने जा रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला चुनावी दौरा होगा त्रिपुरा का। प्रधानमंत्री यहां 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। अंबासा और राधा किशोरपुर में पीएम मोदी रैली करने वाले हैं, जबकि परसों यानी कि 13 फरवरी को भी पीएम मोदी त्रिपुरा जाएंगे और अगरतला में, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रैली करेंगे। 16 फरवरी को वहां मतदान है, 2 मार्च को नतीजे आएंगे। और इस वक्त त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कोशिश होगी कि एक बार फिर से वहां कमल खिले, लेकिन इस बार राह आसान नहीं होगी। कांग्रेस और सीपीआईएम में गठजोड़ हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी भी इस बार त्रिपुरा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन किसका जादू चलेगा ये तो 2 तारीख को, 2 मार्च को रिजल्ट जब आएंगे वो क्लियर होगा। 16 तारीख को मतदान है फरवरी को, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी त्रिपुरा में। और वहीं गृहमंत्री अमित शाह की बात करें तो देखिए अमित शाह दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और सबसे पहले उन्होंने हैदराबाद में आईपीएस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। और इस बार परेड में 195 अफसर नेशनल पुलिस अकेडमी से पास आउट हुए हैं, जिसमें से 29 ऑफिसर्स मित्र देशों के हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, मालदीव सरीखे देश शामिल हैं, पड़ोसी हमारे देश। और अमित शाह ने अफसरों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी, परेड का निरीक्षण किया, सलामी दी। और इस बार केरल कैडर के ऑफिसर ने शहनशाह केस ने कोर्स में टॉप किया है, उन्होंने ही परेड की कमान संभाली है।
और ये 5 तस्वीरें संबंधित आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आईपीएस पासिंग आउट परेड शुरुआत हुई। 195 अधिकारी ऑफिसर्स पास आउट हुए। कदम कदम बढ़ाए जा के साथ धुन पर ये हमारे जो जवान हैं आगे बढ़ रहे हैं और मित्र देशों के भी 29 ऑफिसर्स पास आउट हुए हैं और अब फील्ड में इनकी तैनाती की जाएगी। अब देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में, शहरों में इनसे मुलाकात होगी बतौर अधिकारी। तो आज भारत को यानी अपने देश को 166 आईपीएस अधिकारी मिल चुके हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह। ये मौका, ये पल बहुत खास होता है, ना सिर्फ इन अधिकारियों के लिए, देश के लिए, इनके परिजनों के लिए, क्योंकि इनके जो लाल हैं वो आज से आईपीएस अधिकारी ऑफिशियली हो गए। इनकी तैनाती अब देश के हर हिस्से में कहीं भी हो सकती है अपने कैडर के हिसाब से। और इस बीच देखिए, कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को सस्पेंड कर दिया गया और रजनी पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई का वीडियो मोबाइल से बनाया और उसे वायरल कर दिया। सभापति ने उसे सदन की गरिमा के खिलाफ माना और रजनी पाटिल को पूरे बजट सत्र से ही सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी ने भी रजनी के वीडियो बनाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति ने उन्हें निलंबित कर दिया। वहीं रजनी पाटिल ने अपने निलंबन को गलत ठहराया है। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं रजनी पाटिल ही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कुछ भी दोष नहीं होते हुए मुझे फांसी की सजा दी गई है और वो भी ऐसे घराने में मैं जन्म लिया है। आप महिला हैं, आपका दोष है। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती हूँ और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं कानून को अवरोध करूँ, क्योंकि इस देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए मेरे घराने के लोग फांसी में भी चढ़े हैं। तो इस तरह से हमारा अपमान करना उनको ठीक नहीं था। कल जो प्रधानमंत्री जी का भाषण पे रोक लगाई गई, हमने बार बार रोका गया हमारे तरफ से, उसके लिए उनका एक बौखला गया है और इसलिए पूरा मैन्युफैक्चर्ड ये प्रोग्राम था। ये सदन की गरिमा राष्ट्र की गरिमा है, संविधान के प्रति हम सब की जो प्रतिज्ञा है वो उसका प्रतिबिंब है। इसीलिए आज उपराष्ट्रपति महोदय ने नियम अनुसार जो कार्रवाई की उसका हम सब समर्थन करते हैं। हम चाहे विपक्ष में हों अथवा सत्ता में, हम चाहेंगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो हम अपेक्षा करते हैं कि कानून और नियम अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी एक जेंडर के पास अधिकार नहीं कि वो कानून भंग करे, और कानून भंग हुआ, नियम उल्लंघित हुआ, इस बात को आज कांग्रेस पार्टी ने सदन में स्वीकार लिया है। और इस बीच मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और विपक्ष ने मोर्चा संभाल रखा है। देखिए, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा और लोकसभा में जवाब दे दिया हो, लेकिन विपक्ष अडानी के मुद्दे को छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। वहीं संसद की कार्रवाई से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों के हिस्से को हटाए जाने से भी विपक्ष भड़का हुआ है। हम छोटे उद्योगपति की बात की और राजधर्म का बात किया और अडानी के कंपनियों का हमने बात किया और जो शब्द अनपार्लियामेंट्री ने अब वॉशिंग मशीन की बात की, जो जिसमें ईडी, सीबीआई जिसके ऊपर छापे पड़ते हैं, फौरन उन एमएलओ को, एमपी को, राज्यसभा मेंबर को अपनी तरफ लेके जाते हैं, तो उस वॉशिंग मशीन में डालते ही वो बहुत उज्जवल बनते हैं, क्लीन होते हैं और फिर वो साफ बनकर वहां पर उनके साथ जुड़ते हैं। तो ये जो 75 साल बाद मित्रकाल है, इस मित्रकाल की बात हम वहां पर किए, इन शब्दों को भी वहां पर हटाया गया। सम्मान्य मोदी जी का कितना आलोचना हुआ है, इतना किसी प्रधानमंत्री जी का अभी तक नहीं हुआ है। आलोचना पूरा स्वीकार करने के लिए, आलोचना टॉलरेट करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्वयं मोदी जी के सहित हम सब रेडी है। लेकिन अनाप शनाप आरोप, अनाप शनाप भाषा, बेबुनियाद आरोप, बेसलेस एलिगेशंस, एंड वो भी कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं। ये तरीका है क्या?
इस बीच देखिए खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के महरौली इलाके में डीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आज भी एक्शन जारी रह सकता है। और आपको बता दें कि बुलडोजर से गैर कानूनी निर्माण गिरा दिया गया था, जिसके खिलाफ वहां की स्थानीय जनता सड़कों पर उतर आई। पुलिस के साथ लोगों की जमकर झड़प भी हुई। कई घंटे तक हंगामा होता रहा, ड्रामा चलता रहा और इस एक्शन पर सियासत भी तेज हो गई। जहां आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चुनाव में हार का बदला ले रही है दिल्ली वासियों से। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अब तुगलकाबाद में भी डेमोलिशन के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी ब्रिटिश शासन जैसा काम कर रही है। झुग्गी वालों और स्लम तक में नोटिस दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कल की, बुलडोजर एक्शन पर जहां आम आदमी पार्टी को ऐतराज। आपको वहां से रिपोर्ट दिखाते हैं। मौजूद है महरौली इलाके में। दरअसल ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ये दरअसल महरौली जो आर्कियोलॉजी पार्क की जमीन थी, जिसको ये बताया जा रहा है कि इस पर अनधिकृत तरीके से मकान जो है वो खड़े कर दिए गए और उसके बाद आज डीडीए ने इस पर अपना बुलडोजर जो है वो चलाया। और डीडीए का कहना है कि ये जो पूरे मकान बने गए हैं वो पूरी तरीके से इनलीगल हैं। लेकिन यहाँ पर सालों से रह रहे लोगों का सवाल ये है कि आखिरकार जब ये मकान बन रहे थे, यहाँ पर मकानों की रजिस्ट्री हो रही थी, उस वक्त डीडीए और तमाम जो अधिकारी हैं वो कहाँ थे जब इन आशियानों को बसाया जा रहा था, इनके सपनों को बसाया जा रहा था। और अब आज इनके सपने जिस तरीके से उजाड़े जा रहे हैं, तो उसके बाद ये तमाम लोग जो हैं वो कहाँ हैं। हमारे साथ कई सारे लोग हैं जिनका ये मकान यहाँ पर था, सालों से यहाँ पर रह रहे थे। ये बताइए कि आज डीडीए की जो कार्रवाई हुई है, आपके मकानों पर भी हुई है? जी बिल्कुल। और कब से आप रह रहे थे? ये हमें 2 साल हो गया रहते हुए, और कल लेट नाइट हमें नोटिस मिली। एंड सुबह सुबह ऐसा भी नहीं कि अगर डिमोलिशन स्टार्ट ही करते तो कोई एक पॉइंट से करते, या फिर वो जो चर्च कॉम्प्लेक्स जो मेंशन था नोटिस में, या फिर आप वहां से करते, या फिर अंधेरिया मोड़ जो मेंशन था वहां से करते। ये तो हमारे बीच आप मिड पॉइंट पे आके आपने पूरा अचानक अटैक कर दिया। हमारा घर, इतने सामान नए नए पड़े हुए, हम निकालने को जा रहे थे, फिर भी हमें निकालने को नहीं दिया। लोगों का गुस्सा भी जो है वो सातवें आसमान पर था। जाहिर सी बात है, जिसका वैशाना जिस तरीके से तोड़ा जाएगा तो उसका गुस्सा भी रहेगा। और लोगों के बीच भारी पुलिस बल का जो है फोर्स का इस्तेमाल भी जो है वो यहाँ पर हुआ। लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब ये तमाम जो मकान अगर आप देख रहे हैं तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मकान है। लोगों के घर, लोगों का सामान जो उन्होंने अपनी जमा पूंजी से जो है वो बनाया था, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर डेमोलिशन जो है वो किया गया है। फिलहाल अब लोग चाहते हैं सरकारों से कि जो सरकारें लगातार वादे और तमाम तरीके के इनको आश्वासन देते हैं, उनको जो है वो रोका जाए। यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि लोग जो हैं परेशान हैं और लगातार यहाँ पर लोग जो है वो इस तरीके से परेशान जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। और लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पर कुछ संज्ञान जो है वो फिलहाल ले। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ सुशांत मेहरा, आज तक। वही आम आदमी पार्टी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, हमलावर है। क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का, आपको हम सुनवाते हैं। सिंपल सी मांग यह है कि जो आपने वादा किया था उस वादे के ऊपर खरे उतरिए। आपने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, तो आज लोगों के मकान आप क्यों तोड़ रहे हैं? आज उनके घर गिराने में क्यों लगे हुए हैं? पूरी की पूरी दिल्ली को उजाड़ने में लगे हुए हैं। आज महरौली के अंदर जो वीडियोज आ रहे हैं, जो फुटेज आ रही हैं, मन रोता है कि किस तरह की भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारने के बाद किस तरह से बदला लेती है। अगर वो चुनाव जीत जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज दिल्ली के लोगों ने उनका चुनाव हरा दिया, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं होगा कि आप लोगों के घर तोड़ोगे। टर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कल फिर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने लोगों को एक बार फिर से खौफ में भर दिया। तबाही के बीच आज तक की टीम हताए से नूरदागी पहुंच गई, जो भूकंप के केंद्र के बेहद करीब है। यहां पर भारत से एनडीआरएफ की टीम भी लगातार रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जरिए मलबा, जो भारी मलबा है उसे उठाकर साइड में लाया जा रहा है। बड़ी बड़ी लाइटें यहाँ लाई गई हैं ताकि ये रात भर ये काम चल सके। अब यहाँ ऊपर आके देखिए, ये एक रिहायशी इमारत थी। ज्यादातर लोग तो निकल गए, लेकिन कुछ लोग फंसे हैं। टर्की के हताए में मौत और जिंदगी के बीच जंग आपने देखी।
इस समय यहाँ पर जो जंग चल रही है वो जंग है मौत के मुंह से जिंदगी को सुरक्षित निकाल लेने की। अब भूकंप के केंद्र में तबाही के बीच चमत्कार देखिए। आप सड़क के उस पार देखिए, सड़क के उस पार परिजन वही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई अच्छी खबर मिल पाए। भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो क्योंकि भारतीय टीम को यहाँ नूरदागी में सफलता मिल चुकी है एक बार, इसीलिए उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा है कि एक बार फिर वो यहाँ पर मौत के इस मंजर से जीवन को तलाशने में सफल हो पाएंगे। भूकंप के केंद्र गाजियाटेप के करीब बसा नूरदागी, जहां पर एनडीआरएफ की टीम इंसानियत और भारत का झंडा ऊंचा उठा रही है। ये तस्वीर नूरदागी में उस 6 साल की बच्ची की है जिसे एनडीआरएफ की टीम ने मलबे के अंदर से निकाला। भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की में तबाही के बाद चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। कभी सीरिया में मलबे के नीचे से झांकता बच्चा मिलकर खुशी की लहर दौड़ जाती है, तो कभी तुर्की में हजारों टन मलबे में दबे रहने वाले को चलता फिरता देख लोग हैरान रह जाते हैं। इदलिब में तो मलबे से निकले बच्चे ने ऐसा कुछ किया कि बचाव कर्मी भी जोश से भर गए। ये देखिए, करम नाम का एक बच्चा जब मौत के चंगुल से आजाद हुआ तो लोग किस तरह से नारे लगाने लगे। इसके बाद ये बच्चा हंसता मुस्कुराता रहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो, और फिर इस बच्चे ने बचाने वालों को ही खुशी में चपत लगानी शुरू कर दी। सीरिया के दृश्य में ये बच्चा न जाने कितने घंटों दबा था, लेकिन जब इसे मलबे से निकाला गया तो ये मुस्कुराने लगा। यही चमत्कार निराशा के इस माहौल में भी उम्मीद को मरने नहीं दे रही और लोग भूकंप की तबाही के 5वें दिन अपनों के वापस लौटने की आस नहीं छोड़ रहे। Ne diyor? Efendim? Tuz mu geliyor? Tamam. लोगों के इस भरोसे की वजह इस तरह की तस्वीरें जिसमें इतने बड़े भूकंप में 6 साल के बच्चे को सही सलामत मिलने पर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। बेसिर यल्दिज 80 घंटे तक मलबे में बिना खाना पानी के दबा रहा और राहत और बचाव की टीम जब मलबा हटाया तो बच्चा दुबका मिला। रेस्क्यू टीम को देखते ही बच्चे ने पानी मांगा, उसे छोटे से छेद से उस तक पहले पानी पहुंचाया गया और घंटों की मेहनत के बाद मलबे को सावधानी से हटाकर उसे बचा लिया गया। हताए में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 साल के बच्चे को 83 घंटे बाद मलबे के नीचे से जिंदा निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद इमारत के मलबे को काटकर बच्चे को निकाला। उनके पास चुनौती थी कि बच्चे को सकुशल निकाला जाए। तुर्की के हताए से ही 90 घंटे बाद एक महिला ने मौत को हरा दिया। मलबे में दबी महिला की सांस देख रेस्क्यू टीम खुशी से झूम उठी। फिर मलबे को काटकर महिला बाहर निकाली गई तो राहत और बचाव टीम के लोगों ने इस तरह से एक दूसरे को बधाई दी। तुर्की और सीरिया में जहां भी भूकंप आया है वहां पर लोग इसी तरह से उम्मीद लगाए हुए हैं, अपनों के जिंदा लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे सीरिया का अलेप्पो, जहां बेटे के इंतजार एक पिता मलबे के बाहर आंखों में आंसू और दुआओं में हाथ उठाता हुआ मिला। जिंदगी बचाने की यही जद्दोजहद चमत्कारों को जन्म दे रही है। हर बिल्डिंग यहाँ पर धराशायी हो चुकी है। आप देखें, कोने की बिल्डिंग्स वो गिर चुकी हैं। बाहर आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी ठंडी है। ऊपर बर्फ जमी हुई है पहाड़ों के ऊपर। इस समय भी तापमान 0 से कुछ डिग्री ऊपर, रात में 0 से 2 डिग्री 3 डिग्री नीचे आ जाता है। तो ये परिस्थिति है नूरदागी की, जहां पर इस समय प्रयास चल रहा है जीवन को बचाने का। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, नूरदागी, टर्की, आज तक। तो टर्की हो या फिर सीरिया, जो भूकंप पीड़ित बच गए हैं वो दिन रात अपने की खोज में लगे हुए हैं और दिन भर ये लोग मलबे में दबे अपने परिवार के लोगों को फोन मिलाते रहते हैं कि काश कोई फोन उठाकर अपने जीवित होने का सबूत दे दे और कह दे कि हां, मैं अभी जिंदा हूं।
भूकंप के 5 दिन बाद भी जिंदगी की तलाश थमी नहीं है। हर सांस की खोज हो रही है। रेस्क्यू टीम रात दिन जीवित लोगों को तलाश रही है और मलबे को खंगालने के दौरान हो रहा है चमत्कार। टर्की और सीरिया में तबाही की तस्वीरों के बीच ऐसा कुछ हो रहा है जो दुनिया को इस त्रासदी में भी राहत की सांस लेने का मौका दे रहा है। भाई बहनों की इस तस्वीर को देखकर लोगों ने कहा कि चमत्कार इसे ही कहते हैं। मौत से लड़ते हुए भी इस बच्ची ने जिस तरह से अपने भाई के सिर पर सुरक्षा का हाथ रखा, उसने सबका दिल जीत लिया। अब सीरिया से आपको टर्की के हताए ले जाते हैं, जहां पर 45 घंटे बाद रेस्क्यू करने वालों का चेहरा इस बच्चे को देखकर खिल गया। बचाव कर्मी इस नन्हे से बच्चे को पानी पिलाता है। जैसे ही ये बच्चा संभलता है तो ये मुस्कुराने लगता है। मोहम्मद अहमद नाम के छोटे से बच्चे का रिश्ता सीरिया से आए एक विस्थापित परिवार से है, जो टर्की में भूकंप की चपेट में आ गया था। तुर्की में सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि मलबे के ढेर से जिंदगी की तलाश कैसे की जाए। इस काम में मदद के लिए तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की टीम दिन रात जुटी हुई है। हिंदुस्तान से इंसानियत की हिफाजत के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ जूली और रोमियो भी तुर्की पहुंचे हैं। उन दोनों ने पहले ही दिन अपना कमाल भी दिखाया। हम लोग इस समय नूरदागी में हैं, तुर्की में, टर्की के एक इलाके में, और यहाँ पर लोगों को बचाने की जो मुहिम को अंजाम दिया जा रहा है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एनडीआरएफ की इस टीम के साथ साथ इन स्निफर डॉग्स की है, जूली और रोमियो। और इनको एक श्रेय जो यहाँ मिल रहा है, जीवन बचाने में सफलता भी मिली है। गौरव जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो यही है। यही वो 6 साल की बच्ची है जिसका पता जूली ने सूंघ कर लगाया था। फिर उसके बाद रोमियो को मलबे के भीतर भेजा गया। जब दोनों ने अपने अपने हैंडलर से इस बच्ची के अंदर होने की पुष्टि कर दी, तब तुर्की की रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाया और बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। भूकंप के बाद भारत तुर्की और सीरिया की खुलकर मदद कर रहा है, जिसके बाद दोनों पीड़ित देश भारत को दोस्त कहकर पुकार रहे। एनडीआरएफ की टीम जहां लोगों को बचा रही है, तो सेना ने हताए में एक अस्पताल खोलकर तुर्की के लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया है। ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत दोनों देशों की पूरे जी जान से मदद कर रहा है। सेना ने तुर्की में पहुंचते ही 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल को चालू कर दिया, जहां सेना मेडिकल टीम के 90 सदस्य मौजूद हैं। इनमें 13 डॉक्टर और एक लेडी अफसर भी है। 6 साल की नसरीन मलबे से मौत को मात देकर जब आई थी तो उसकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन सेना के अस्पताल में उसकी ऐसी देखरेख हुई कि वो अब बिल्कुल ठीक है। 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। उसको चोट भी लगी थी उसके बाएं पैर में। तो यहाँ पे आने के बाद उसको थोड़ा स्टेबल किया गया। हमारे एनेस्थेटिस्ट ने, हमारे ऑर्थोपेडिशियन ने पेशेंट को देखा। उसको जो उसकी जो इंजरी थी उसका इलाज किया गया। अभी उसको स्टेबल करके उसमें प्लास्टर लगाया गया। तो अभी आप देख सकते हैं नसरीन मतलब शी स्टिल थोड़ा सा बेटर है। इसी अस्पताल की एक और तस्वीर भावुक कर देने वाली है, जहाँ तुर्की की एक बुजुर्ग महिला बीना तिवारी को गले लगा रही है और भूकंप पीड़ितों की सेवा के लिए उन्हें शाबाशी देती है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, नूरदागी, तुर्की आज तक। तो टर्की में एक तरफ हजारों लोग मलबे में दबे हुए हैं, तो बेघर हुए भूकंप पीड़ितों को भयानक सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि चुनौती दोहरी है। विनाशकारी भूकंप, भूकंप के बाद आग से विनाश, तबाही के बाद भारी बर्फबारी और अब तुर्की से लेकर सीरिया तक सैलाब। इन दोनों देशों पर कुदरत ने बेहिसाब कहर ढाया है। हर तरफ तबाही का दरिया है, आंसुओं का सैलाब है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। मलबे में कितनी जानें खत्म हो गई, कितनी अभी भी दबी हैं।
एक तरफ भूकंप की तबाही है और दूसरी तरफ सैलाब का कहर है। तुर्की और सीरिया के भूकंप से तबाह इलाकों में बाढ़ ने आफत और बाढ़ दी है। भूकंप के कारण इमारतें ढह गई हैं, मलबे बिखरे हैं। स्कैंदेरेन तुर्किया का वो शहर है, यहाँ भूकंप के बाद आग ने तबाही मचाई थी। भूकंप के बाद बंदरगाह के कंटेनर्स में भीषण आग लग गई थी। तुर्की के बाद भूकंप की सबसे ज्यादा मार पड़ोसी देश सीरिया पर पड़ी है। यहाँ भी तबाही है, दर्द है, आंसू है। यहाँ भी भूकंप के साथ सैलाब ने डबल मुश्किलें बढ़ाई हैं। सीरिया के औल तियोल इलाके में भारी बारिश के कारण बाढ़ की नौबत आ गई है। नदियों का पानी गांव में घुस गया है। सीरिया के गांव पूरी तरह से डूब गए। दूर दूर तक बस सैलाब ही है, सड़कों का पता नहीं, रास्ते दरिया बन गए। भूकंप के एपिसेंटर गाजियानटेप और हताई में सबसे ज्यादा तबाही आई है। पूरा शहर खंडर हो गया है, हजारों लोग सड़कों पर आ गए। दुनिया भर से मदद तो मिल रही है, लेकिन -3 डिग्री के तापमान में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रात में ठंड से बचने के लिए लोग कार में ही सोने पर मजबूर हैं। गौरव सावंत, हताई, तुर्की, आज तक। इस साल भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा गंवा सकती है। मौजूदा अनुमानों के आधार पर माना जा रहा है कि G20 देशों में इस साल सऊदी अरब सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बन सकता है। इसकी बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी है। हाल ही में संसद में पीएम मोदी ने भारतीय इकोनॉमी की ताकत का जमकर बखान किया था। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से लेकर सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनने तक का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया था। जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है। जाहिर है, सरकार के साथ ही दिग्गज ग्लोबल रेटिंग और रिसर्च एजेंसियां भी भारत की ताकत का बखान कुछ इसी तरह कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक हर कोई भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। लेकिन भारत की ये मौजूदा रफ्तार भारत की GDP के आकार और प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए अभी भी नाकाफी है। भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था बनने और रोजगार के मौके पैदा करके प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए अभी लंबा संघर्ष करना होगा। वैसे सरकार इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने में लगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा रिकॉर्ड निवेश, चाहे रेल का काम होता हो, रोड का काम होता हो, पोर्ट का काम होता हो, एयरपोर्ट का काम होता हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनती हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, उसके लिए जो मटेरियल लगता है, उस इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। हर जगह निर्माण कार्य के अंदर मजदूर से लेकर मैकेनिक तक हर प्रकार के रोजगार की संभावनाएं, इंजीनियर से लेकर के श्रमिक तक हर किसी के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। लेकिन सरकार की कोशिशों को इस साल रूस यूक्रेन युद्ध से झटका लगा है। सप्लाई चेन के बाधित होने और महंगाई के पैर पसारने से 2023 में भारत से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का तमगा छिन सकता है और सऊदी अरब भारत को पछाड़कर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग अपने नाम कर लेगा। सऊदी अरब की इस तरक्की का राज 2022 में तेल की बढ़ती कीमतें रही हैं, जिससे उसे काफी फायदा हुआ। ऐसे में भारत के इस साल जहां 7% की विकास दर हासिल करने का अनुमान है, वहीं सऊदी अरब 7.6% का ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए तैयार है, जबकि 2021-22 के दौरान भारत की विकास दर 8.7% रही थी। लेकिन सऊदी अरब ये कमाल केवल कच्चे तेल के दाम पर नहीं कर रहा, उल्टा सऊदी अरब तो कच्चे तेल से निर्भरता घटाने के लिए पर्यटन जैसे क्षेत्र पर निवेश बढ़ाने पर फोकस किए हुए। ऐसे में विजन 2030 के तहत किए गए सुधार अब जमीन पर दिखने लगे हैं। इससे पहले नवंबर में विश्व बैंक ने भी अनुमान जताया था कि G20 देशों में सऊदी अरब सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है।
विश्व बैंक ने सऊदी अरब की 2.9% की महंगाई दर को G20 देशों में सबसे कम बताया था। आज तक ब्यूरो। गौतम अडानी को लगातार लगते झटकों के बीच मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 रईसों में अपनी पोजीशन को लगातार मजबूत कर रहे हैं। फोर्ब्स बिलियनियर रिपोर्ट के मुताबिक अब मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। वहीं अडानी इस लिस्ट में 18वें स्थान पर खिसक चुके हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद से अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर तक गिर गया है। अडानी समूह की संपत्ति के साथ साथ गौतम अडानी की निजी संपत्ति में भी गिरावट हुई है। लेकिन इस सबके बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जबरदस्त वापसी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में लंबी छलांग लगाकर फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में 12वें से 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। 24 घंटे में उनकी संपत्ति में 124 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। पिछले 2 दिनों से मुकेश अंबानी की संपत्ति में तेजी आ रही है। इस इजाफे के साथ मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 83.3 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। इससे एक ही दिन में उन्होंने अमीरों की लिस्ट में एक पायदान की और छलांग लगा दी है। अंबानी 8 फरवरी की शाम तक 83 अरब डॉलर की दौलत के साथ दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर थे। लेकिन 24 घंटे में उनकी संपत्ति इतनी बढ़ी कि वो एक पायदान और उछलकर 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लेकिन मुकेश अंबानी की इस तरक्की के बीच हिंडनबर्ग और फिर MSCI ने अडानी समूह को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उधर नॉर्वे के फंड ने अडानी एंटरप्राइजेस का सारा निवेश बेचकर मुश्किल को बढ़ा दिया है। अडानी ग्रुप के कुछ निवेशकों पर सवाल खड़े करके गुरुवार को समूह की 4 कंपनियों के शेयरों में गिरावट की वजह MSCI बना। हिंडनबर्ग और MSCI की वजह से गौतम अडानी दुनिया के नंबर 2 रईस से 22वें पायदान तक लुढ़क गए थे। उनकी संपत्ति 153 अरब डॉलर से घटकर केवल 58 अरब डॉलर रह गई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते उनकी निजी संपत्ति गिरकर आधी रह गई। इस बीच कर्ज चुकाकर और मूडीज फिच की रिपोर्ट के असर से शेयरों में सुधार हुआ और अडानी 17वें पायदान पर पहुंच गए। लेकिन अगले ही दिन MSCI की रिपोर्ट और नॉर्वे के फंड के निकलने से अडानी के शेयर फिर से गिर गए और 24 घंटे में उन्होंने 4.7 अरब डॉलर गंवा दिए। इस गिरावट के बाद गौतम अडानी फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में फिर से एक पायदान खिसककर 18वें स्थान पर आ गए हैं और उनकी नेटवर्थ 64 अरब डॉलर से गिरकर 60.4 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। ऐसे में अब एक तरफ जहां मुकेश अंबानी तरक्की के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहे हैं, वहीं गौतम अडानी के लिए इस तूफान से जल्द निकलकर अपने ग्रुप की ताकत दिखाना बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो।